नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, आदाब वर्ष। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। अभी कुछ देर पहले हम एक पान की दुकान पर पुड़िया खरीद रहे थे, तो वहाँ पर यही इलेक्शन के संबंध में चर्चा हो रही थी। कोई कह रहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, दूसरा व्यक्ति कह रहा था नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो कोई कह रहा था नहीं आने वाले समय में देखिएगा आम आदमी की सरकार बनेगी। और उसमें एक महिला थी, शायद उसने वोट दिया होगा कांग्रेस को, तो वो बोली नहीं नहीं, जोड़ तोड़ करके प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतने में एक दूध वाला अपना पेमेंट देने के लिए दुकान पर आ गया। कहने लगा चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही बनेगी, वो एक अलग बात है, बेईमानी कर लें। अब की जनता ने बहुत वोट दिया है। तो जिसकी दुकान थी वो महाराष्ट्र तिलक लगाए हुए थे, बोले बेईमानी वगैरह कुछ नहीं होती है। अब की बुलडोज़र बाबा जी आ रहे हैं, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिससे जनता को कोई परेशानी हुई। और फिर कांग्रेस ने तो इतने साल हुकूमत की, लगभग 40 से 45 वर्ष तक हुकूमत करी, तब कहीं जाके इतना कुछ हो पाया है। उस हिसाब से कम भारतीय जनता पार्टी को 40-45 साल नहीं तो कम से कम 25 या 30 साल का मौका तो मिलना ही चाहिए। कुछ हद तक उस व्यक्ति का भी कहना सही था। कुल मिला के हर व्यक्ति अपनी जगह कहीं ना कहीं पे ठीक है, कहीं ना कहीं पे परेशान होता है, मगर हर इंसान की समस्या का समाधान कोई नेता नहीं होता है। समस्या का समाधान व्यक्ति को खुद ढूंढना होता है। इतने में ही एक कार से सज्जन आते हैं और शायद वो कोई अधिकारी रैंक के ही रहे होंगे, किंतु उन्होंने अपना पूरा परिचय नहीं बताया। बातचीत से ऐसा लग रहा था कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। और जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है बात करने का और सलीका जो होता है वो दूर से ही पता चलता है। उन्हें एक गोल्ड फ्लैग की सिगरेट मांगी और वो भी कुछ देर के लिए चर्चा को सुनने लगे। उन्होंने सबसे पहले सवाल यही दागा, ये बताइए पुड़िया आप क्यों खाते हैं? या जाहिर सी बात है, तो सामने वाले ने कहा नहीं है तो मैं काफ़ी सालों से खा रहा हूँ। तो उसने कहा पुड़िया आप खाते हैं या तो आपका शौक़ है या आपको इसकी तलब है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो तुरंत उसने वो सवाल उस पर दाग दिया, आप सिगरेट क्यों पीते हैं? बोले बिल्कुल सही बात है, सिगरेट हम जो पीते हैं उसमें भी तलब का ही मतलब होता है और शौकिया तौर पर हम कभी कभार पी लेते हैं। इतने में ही चौथा व्यक्ति कहता है कि भैया ईवीएम का कोई भरोसा नहीं, ईवीएम में तो हर तरीके का टीवी पे और फेसबुक पे दिखाते हैं कि घोटाला हो जाता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने जवाब दिया, देखिए मशीन जो होती है वो मशीन होती है, वो उसके अंदर कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है तो वो मशीन बदली जा सकती है, किंतु 98% मशीन अपना वर्क ठीक ठाक करती है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और बहुत ही अच्छा उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये बात तुम अलग छोड़ो, अभी यहाँ हम हिंदुस्तान के अंदर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लें कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, ईवीएम का मतलब क्या होता है,
वीवीपैट का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है, मतदान का मतलब क्या होता है। तो शायद बहुत ही कम लोग जो हैं इस बात को ठीक तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे या बता पाएंगे। इतनी बात कहना हुआ और सब लोग जो हैं चुपचाप हो गए। चुप होने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि या तो वो कम पढ़े लिखे थे या उन्होंने मान लिया था कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही योग्य है और कुशल है, इस वजह से उसके सामने उसके प्रश्नों को जवाब दे पाना शायद उचित नहीं होगा। दूसरी बात, उस बंदे ने एक बात ये बताई कि ईवीएम में गड़बड़ी का मैटर तो बाद में आता है, उससे पहले एक बात ये आती है कि जब आप वोट देने जाते हो, वोट देने जाने से पहले कम से कम आपको 1 महीने का मौका मिलता है। आपने हर पार्टी को अच्छी तरीके से जाना होता है, समझा होता है। उच्च स्तर पर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में भी अच्छी तरीके से जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। आपकी विधानसभा में जो विधायक होता है या आपकी विधानसभा में जो मंत्री होता है या आपकी विधानसभा में जो सांसद होता है, सबकी कार्यशैली के बारे में आप जान जाते हैं। पूरे 5 वर्ष में कितना काम आपने उससे लिया है या उस व्यक्ति ने आपका काम किया है, इसका आकलन, इसका रिपोर्ट कार्ड आपके पास होता है। आप खुद सोचिए, जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो किन मुद्दों पर, किस आधार पर देने जाते हैं। सपोज डैट, मान के चलिए किसी सांसद या किसी विधायक ने 5 वर्ष में आपका कोई भी काम नहीं किया है, तो फिर आप किसको वोट देंगे? जाहिर सी बात है, पहला तो ये होना चाहिए आपको वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका काम नहीं हुआ है तो वोट देने का क्या मतलब। इसका मतलब आप नोटा पे बटन दाबें कि आप किसी प्रत्याशी को सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ 0.5% ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति ऐसे ऑप्शन को चूज़ करे। दूसरी बात ये आती है कि अक्सर ये देखा जाता है, जब आप वोट देने आते हैं तो आपके परिवार में अधिकांशतः ये होता है, जो परिवार में मुखिया होता है उसी के कहने पे सब लोग वोट देने जाते हैं। किंतु उस मुखिया के परिवार में यदि लोग पढ़े लिखे हों तो उनके वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपस में। कोई कहाँ वोट डालकर आता है, कोई कहाँ वोट डालकर आता है। अब आज की तारीख में जनता जो है बहुत होशियार हो गई है। वो वोट जब डालकर आती है तो किसी को कुछ नहीं बताती है। हाँ, इतना ज़रूर है, जब डाल के आती है तो सामने वाला अगर बीजेपी का प्रत्याशी होता है, पूछता है कि भैया किसको दिया, तो कहता भैया तुम्हें को दो। और अगर समाजवादी पार्टी का होता है तो कहता भाई तुम्हें को दो। और अगर बीएसपी का होता है तो कहता भैया तुम्ही को दिया है। कुल मिला के वो सबसे यही कहता है कि भैया हमने तुम्ही को दिया है। तो प्रत्याशी कितना होशियार हो गया। उससे पहले की बात ये आती है कि आपको पता है कि उस व्यक्ति ने आपके बुरे वक्त पर आपका काम किया है, भले ही वो प्रत्याशी उतना पैसे वाला ना हो, सिर्फ साधारण स्तर से पढ़ा लिखा हो, किंतु आप जब वोट देने जाते हो, आपको जैसे ही सुनने में आता है कि फला प्रत्याशी जीतने वाला है या फला प्रत्याशी की हवा चल रही है, तो आप अपना वोट, मतदान जो होता है, मन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी आप पहले से हाईजैक हो जाते हैं, आप हैक हो जाते हैं। मशीन तो बाद में अपना काम करती है, उससे पहले आप हैक हो जाते हो। आपका ब्रेन, मस्तिष्क कोई और हैक कर लेता है। उसके बाद जो वोट आपके द्वारा दिया जाता है उसकी गणना की लीजिए कि अगर एक विधानसभा में मान लीजिए 1 लाख वोट है, 1 लाख वोट में 50% महिलाओं का वोट होता है। और महिलाओं का जो वोट होता है, ये मान के चलिए मुश्किल से 35% पड़ता है और पुरुषों का 40% पड़ता है। तो महिलाओं का जो 35% वोट होता है, तो ये मान के चलिए 35% में 15% जो महिलाएं होती हैं वो हैक हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि वो अपनी मन की भावना किसी को नहीं बताती हैं,
ना तो अपने परिवार में अपने मुखिया को बताती हैं, ना आस पड़ोसी की को बात बताती हैं। हाँ हाँ में हाँ ज़रूर कर देती हैं। ठीक उसी तरीके से जो पुरुष जाति के लोग होते हैं, जो साधारण परिवार से होते हैं, तो वो तो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपने आप को समझ जाते हैं उनको कहाँ मतदान करना है। किंतु जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो या तो भावनाओं में बह जाते हैं, या किसी लालच में, या किसी प्रलोभन में वो उलझ जाते हैं। और मतदान से ठीक एक दिन पहले वो किसी न किसी के बहकावे में आकर जहां उनको मतदान करना चाहिए था, वहां पर मतदान ना करके अपना मत ऐसे लोगों को दे देते हैं जो वास्तव में उस विधानसभा में जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है, वो शायद भविष्य में उसका काम करे या ना करे। इस बात पर विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि लोग शिकायत करते हैं कि ईवीएम हैक होती है। ईवीएम हैक की कंडीशन हम ये मान कर चलते हैं बिल्कुल ना के बराबर है। उससे पहले जनता हमारी जो मतदान करती है वो 20% हैक हो जाती है। अगर यही 20% जनता हैक ना हो और अपने बुद्धि विवेक से यदि मतदान करती है, तो हमारा यह दावा है कि निश्चित तौर पर रिज़ल्ट जो आएंगे वो जनता ने जिसको वोट दिया है उसी के पक्ष में रिज़ल्ट आने वाले हैं। अब बात आती है टीवी न्यूज़ चैनल्स की, मीडिया की, सोशल मीडिया की। भाई टीवी चैनल्स में जितने भी लोग बैठे हैं, उच्च स्तर के पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं। और छोटी सी बात है, एक एडवर्टाइजमेंट जब बीच में आता है तो उसका 1 मिनट का कई लाख रुपए दिया जाता है या लिया जाता है। तो दे आर बिजनेस पर्सन। तो ये समझने की बात है कि टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इस पर जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमने जिसको वास्तव में ईमानदारी से वोट दिया है उसकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। यदि आपने ईमानदारी से किसी को मतदान किया है तो धैर्य बना कर रखिए। आप दूसरी बार अगले 5 वर्ष बाद आपको मौका मिलेगा, किंतु आप अपना धैर्य ना छोड़ें। ठीक उसी तरीके से जिसकी सरकार बन रही है या सरकार रिपीट हो रही है, तो जिसकी सरकार रिपीट होती है तो गत वर्षों में, पिछले वर्षों में उसने जितनी कमियां की हैं, गलती की है, तो निश्चित तौर पर अगर वो पुनः वापस आता है तो अपने मैनिफेस्टो में वो सुधार करेगा, निश्चित तौर पर सुधार करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मौका बार बार नहीं मिलता। हम किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अंतोगत्वा हम एक ही बात, छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे। एक छोटा सा बच्चा था और बात बात पे वो कह देता था सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। तो अक्सर लोग उसको बचाने के लिए चले जाते थे दौड़ने के लिए और उसको बचा लेते थे। ऐसी ये बार बार 2-3 बार ऐसा हुआ तो उनके जो पेरेंट्स थे, आस पड़ोस के लोग थे, उनका मन में ये बात आ गई कि इसकी तो ये आदत सी बन चुकी है। अगली बार क्या होता है कि सचमुच का सर्प और सांप आ जाता है और वो चिल्लाता, फूट फूट कर चिल्लाता कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, बचा लो, बचा लो, बचा लो। किंतु वहाँ पर ना पड़ोसी जाता है, ना उसके माता पिता जाते हैं, ना कोई रिश्तेदार जाता है, ना कोई यार दोस्त जाता है, और वो सर्प उसको काट लेता है। और सर्प काट लेता है तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं काटने के उपरांत क्या होने वाला है, उसकी डेथ होनी है। तो वो डेथ हो गई। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति का एक नियम है, कोई व्यक्ति छल कपट शाम दंड भेद से एक बार प्रयास कर सकता है, 2 बार प्रयास कर सकता है, मगर बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम तो मित्रों अपनी बात ना कहते हुए, जो चर्चा एक पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर हो रही थी, उसको सिर्फ हमने अपने स्तर से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आने वाले समय में अभी हम ये मान के चलते हैं करीब 48 घंटे बाकी हैं, तो धैर्य बनाकर रखें और इस बात का इंतज़ार करें
सरकार जिसकी भी बन रही हो, ठीक है ना, उसका इस्तकबाल कीजिए, उसको सर आँखों पे बैठाइए, क्योंकि जो सरकार आती है वो आपके मतदान से आती है, और सिर्फ आपके मतदान से नहीं आती है, बल्कि वो ऐसा मतदान होता है जिसमें पूरे एक विधानसभा का नहीं है, उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा होती है 76 जिलों में जितने भी जनता रहती है, उसका जो रेशियो होता है, जो अधिकतम रेशियो होता है, जो मत प्रतिशत जिसका अधिक होता है, उसकी सरकार बनती है। तो जाहिर सी बात है, जिसके मत ज़्यादा पड़े हैं तो उसको आपको सलाम करना चाहिए। और हम तो फ़िलहाल अपनी बात ये कहना चाहेंगे कि ज़िद और बहस ना करते हुए सिर्फ कर्म पर विश्वास कीजिए। यदि आप कमज़ोर हैं तो मेहनत कीजिए, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो रोज़गार तलाशने का प्रयास कीजिए, यदि आप घर से मजबूत हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके होते हैं पैसा पैदा करने के, किंतु किसी पर आश्रित मत रहिए। माता पिता पे जभी तक आश्रित रहना चाहिए जब तक आप बाल्यावस्था में होते हैं। जब 18 वर्ष के आप हो जाते हैं तो आपको अपने पिता और माँ पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विदेशों में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जब बच्चा सुबह उठता है तो सबसे पहले एक ही बात कहता, अम्मा रोटी कहाँ, अम्मा रोटी कहाँ, अम्मा चाय कहाँ। तो हमारे भारत देश में चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, वो सब लगभग ख़ासतौर से बच्चे जो होते हैं 18 साल से छोड़िए 30 साल तक के लोग अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। जबकि विदेशों में स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जब बच्चा उठता है तो अपने माँ बाप से पूछता है, माँ आज शाम को मैं तुम्हारे लिए क्या ख़रीद कर लाऊँ। पिताजी आप बताइए, डैड बताइए, व्हाट यू वांट इन द इवनिंग टाइम, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट शुड बी टेक, व्हाट शुड बी बाय फ्रॉम द मार्केट। तो कुल मिला के अंतोगत पर रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में बचपन से ही बच्चों को ऐसी तालीम दी जाती है, ऐसा कुछ सिखा दिया जाता है कि वो हुनरमंद हो जाते हैं। पढ़ाई तो वो करते ही करते हैं, मगर पढ़ाई के साथ साथ वो हुनरमंद होते हैं। तो कुल मिला के हम तो ये कहना चाहेंगे, हम तो साधारण से छोटे से व्यक्ति हैं, छोटी सोच कह लीजिए, ये अल्पज्ञानी कह लीजिए। आने वाले भविष्य में सरकार किसी की भी बने, चाहे समाजवादी पार्टी के बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बने, चाहे बहुजन समाज पार्टी के बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे आम आदमी पार्टी के बने, हम तो सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहें, सरकार किसी की बने, रोज़गार वो भले ना दे पाएँ, मगर उत्तर प्रदेश की जनता में जितने बेरोज़गार लोग हैं, या जो नौजवान लोग हैं, जो युवा लोग हैं, ख़ास तौर से महिला वर्ग में, उनके लिए शिक्षण संस्थान की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो स्वतः रोज़गार डेवलप कर सके, और वो जो एजुकेशन और डिप्लोमा लिया है ऐसी उनको सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि उनको आसानी से लोन दिया जा सके और लोन के माध्यम से वो अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकें। ठीक उसी प्रकार से सरकारी विभागों में भी वैकेंसी निकलनी चाहिए, क्योंकि जिसने 15 साल 20 साल पढ़ाई करी है, सपना एक सजोया है, तो वो ये मान कर चलता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। किंतु सरकारी नौकरी में मैं एक टिप्पणी अवश्य करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा आकलन है, अभी तक जो मैंने 15 साल की सर्विस की है और प्राइवेट सर्विस की है, उसमें एक डिफरेंस हमने ये पाया है कि प्राइवेट वर्कर जो होता है वो मेहनत ज़्यादा करता है और उसको सैलरी कम मिलती है। उसके अपेक्षा जो सरकारी कर्मचारी होता है वो मेहनत कम करता है और उसको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। कुल मिला के आखिर में रिज़ल्ट ये आता है कि गरीब व्यक्ति इस बात को देखकर खुश है कि सरकारी कर्मचारियों पर अब बर्डन ज़्यादा हो रहा है, अब इनको इनकी औकात समझ में आ रही है। तो कोई किसी को देखकर खुश नहीं है। आज का समय ऐसा है
किसी के दुख को देखकर इतना दुख नहीं होता है, किंतु अपनों की सुखी या अपने को खुश होकर जितना दुख होता है उतना शायद किसी को नहीं होता है। अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अल्पज्ञानी के हिसाब से ये मेरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत विचार हैं। हमने इसमें प्रयास किया है किसी की मूल भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और जीत हार के बारे में किसी प्रकार का सट्टा ना लगाएं, क्योंकि सट्टा लगाने के चक्कर में आपका ही अहित होता है। क्योंकि महाभारत काल में भी आपने देखा होगा कि सट्टा लगाना कितना खतरनाक होता है, कितना दुखदायी होता है। इसमें बड़े बड़े इतिहास बदल गए। अंत में मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। जय हिंद।